Hello students, welcome to my channel Science Analytica. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe the channel first. So now we are going to discuss a new topic, that is scattering of light. Scattering of light is basically the change in the direction of light on striking with some obstacle, you can say that. And Rayleigh was the first scientist who studied the scattering of light from the air molecules, and later on Tyndall verified their results given by the Rayleigh. Rayleigh ने कहा था कि when the size of the scatterer is much smaller than the wavelength of the light incident on it, in that case we have this formula which is giving us the amplitude of the scattered light at distance r from the scattering particle. देखिए, आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है, एक सब्सटेंस है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्कैटरर कहेंगे. स्कैटरर क्यों कहेंगे? क्योंकि आपकी कोई भी लाइट जो है इससे टकरा करके डेविएट होगी अपने पाथ से. आपकी यहाँ लाइट आ रही है, लाइट वेव आ रही है, इट विल डेविएट थ्रू सम एंगल ऑन स्ट्राइकिंग विद सम ऑब्स्टेकल. और ये जो ऑब्स्टेकल है, इसके पार्टिकल से टकराने के बाद जो आपकी लाइट वेव है वो क्या होगी? अपने एंगल से, अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी. सो इसी फिनोमिना को हम लोगों ने क्या कह दिया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. मान लीजिए जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, जो आपने इंसिडेंट की या फॉल की इस ऑब्स्टिकल के ऊपर, स्कैटरर के ऊपर, उसका वेवलेंथ कितना था? लैम्डा था. ठीक. और अब जब ये लाइट जो है इससे टकरा करके अपने पाथ से डेविएट हो गई है बाय सम एंगल थीटा, लेट इट बी, तो आफ्टर डेविएशन इसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, कुछ चेंज आएगा उसके अंदर. ठीक. तो इन्होंने कहा कि रेले की जो उनसी स्कैटरिंग थी वो कहती थी कि अगर आपका जो साइज ऑफ द स्कैटरर है, जो स्कैटरर के पार्टिकल का साइज है, इट इज़ मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. यानी अगर इसके साइज जो उनसा है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उस केस के अंदर इसका जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था किस चीज़ का? दैट इज स्कैटरिंग होने के बाद जो आपकी फाइनली जो लाइट होती है, एमर्जिंग लाइट होती है, उसकी एम्पलीट्यूड में जो चेंज आता है उसके बारे में उन्होंने बताया था, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक. सो हियर स्मॉल ए इज द चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द light after being scattered from some scatterer, and it depends upon a, that is the amplitude of the incident light, v is the volume of the scattering particle, ठीक, and r is the distance at which you are calculating the amplitude of the light after being scattered by some scatterer, ठीक, and lambda square is the square of the wavelength incident on the particle. So इन सभी फैक्टर्स को जो इकट्ठा कर रहा है, दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय द रेले. और वही जो स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर वो ये है, आपने ये याद रखना है कि जो रेले फॉर्मूला है वो सिर्फ उसी केस में वैलिड है जब आपका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो क्या है? इट इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्कैटरर. ठीक. सो अब हमें पता है कि एज द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट आई एस वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, दैट इज ए स्क्वायर. और हमें पता है कि जो हमने रेले का फॉर्मूला किया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग तो जो आपका ए है, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, वो क्या है? इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ. ये वाला जो फॉर्मूला हमने किया था उसमें हमने देखा था कि जो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर होने के बाद लाइट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इनिशियल वेवलेंथ ऑफ लाइट से कैसे रिलेट कर रहा है? इनवर्सली रिलेटेड है. ठीक. सो हम कह सकते हैं कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ. और मोर ओवर हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड लाइट है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसके अंदर क्या रिलेशन है? उनमें डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं आपस में तो विल फाइंड दैट आई एस इज, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ द wavelength of incident light. So these conclusions were actually given by the Rayleigh, and after that these experiments and these conclusions were experimentally verified by another scientist, that is Tyndall. ठीक. सो अब जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन स्कैटरिंग, ये तो आपको था जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ बताई रेले स्कैटरिंग के बारे में. अब कुछ कंक्लूजन दैट कम्स आउट ऑफ द स्कैटरिंग, वही जो मैंने साइज ऑफ द स्कैटरर और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट के बारे में बताया था. सबसे पहला फैक्टर है जो दैट इज स्कैटरिंग के अंदर, वो है रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड दैट ऑफ द स्कैटरर. ठीक. जिसे हम लोगों ने मान लीजिए उसका साइज हमने एक्स ले लिया. कहते हैं कि अगर व्हेन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ द लैम्डा, यहाँ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट है, जिस लाइट को आपने इंसिडेंट कराया. और एक्स क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल है जिससे ये लाइट क्या हुई? स्कैटर हुई, जिससे टकराने के बाद.
उन्होंने कहा कि अगर तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, दैट इज एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा, इन दैट केस रेले जीन स्कैटरिंग विल बी वैलिड when the size of the scatter is much smaller than the wavelength of the light। उस केस के अंदर तो ये जो आपका रिलेशन है दैट इज इंटेंसिटी और वेवलेंथ का वो क्या होगा, वैलिड होगा, वो काम करेगा। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाती है कि आपका जो एक्स है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इन दैट केस जो आपकी रेले स्कैटरिंग है वो वैलिड नहीं होंगी और जितनी भी वेवलेंथ है दे विल स्कैटर्ड इक्वली। फिर उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो वेवलेंथ, ये नहीं कि डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट इंटेंसिटी आएगी जैसे कि रेले स्कैटरिंग के अंदर आ रही थी। इस केस में क्या होगी कि आपका जितनी भी वेवलेंथ है वो सेम इंटेंसिटी की ही होंगी, मतलब वो सेम इंटेंसिटी आफ्टर स्कैटरिंग उनकी जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, वो क्या होगी, सेम होगी लाइट की, वो चेंज नहीं होगी। अब एप्लीकेशन की बात आती है कि किस किस फील्ड में जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एप्लीकेशन है। रियल वर्ल्ड के अंदर हमारी इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत वास्ट है। फर्स्ट वन इज ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जो आपका स्काई है वो आपको ब्लू कलर क्यों नजर आता है, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट, इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट। आपको पता है कि लाइट फ्रॉम द सन वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर इट गेट्स स्कैटर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। हमारे अर्थ में क्या है कि बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स लगा लीजिए या हमारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे स्कैटर्ड हैं वो, है ना। जब लाइट ट्रैवल करती है, सनलाइट जो सन से ट्रैवल करके अर्थ के ऊपर आती है, कि इन द वे जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो उनसे टकराती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक, जैसे कि हमें पता है एक्स शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा, सो रेले स्कैटरिंग उस केस में वैलिड होगी और इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो प्रोसेस है वो हम बिगिनिंग से ही पढ़ रहे हैं, वो इस तरह की वेरिएशन होगी। अब आपको पता है कि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, छोटी है एज कम्पेयर टू द रेड। हमने अब तक बताया था कि जो रेड की वेवलेंथ है वो ग्रेटर है, मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू रेड, ब्लू या वॉयलेट लगा लीजिए। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, वेवलेंथ कम है उसकी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। सो दैट इज वाई जो आपका ब्लू कलर है इज स्कैटर्ड मोर स्ट्रॉन्गली एंड हेंस स्काई लुक्स ब्लू व्हेन इट इज क्लियर। सो कंसेप्ट आपको वही बिल्कुल समझ आ गया होगा कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है, रेड क्यों नहीं दिखता व्हेन द स्काई इज क्लियर। सिंपल सी बात है कि जो आपका रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, थोड़ी है, वेवलेंथ कम होने के कारण जो उसकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए वो ज्यादा इंटेंसिफाई होकर दिखेगा, हमें ब्लू कलर दिखेगा स्काई का। अब बात आती है व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स क्यों दिखता है, आपको पता है जो क्लाउड्स है उसकी हाइट काफी लोअर है एज कम्पेयर दैट ऑफ द स्काई। स्काई इज एट सम हायर ऑल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द क्लाउड्स। तो जब लोअर एल्टीट्यूड पे हम आते हैं तो उस केस के अंदर जो स्कैटरिंग होती है वो थ्रू लार्ज पार्टिकल से होती है, जैसे कि आपको स्नो हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए और आपकी डस्ट पार्टिकल्स हो गए, आइस पार्टिकल्स हो गए। अब इस केस के अंदर रेले स्कैटरिंग जो है वो वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ तो किसकी है, सनलाइट की है, लेकिन जो अब स्कैटरर है उसका साइज बड़ा हो गया है ना। जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनका जो साइज था वो छोटा था एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, इसीलिए उस केस में आपको जो स्काई है वो ब्लू दिख रहा था, वहां रेले स्कैटरिंग गवर्न कर रही थी। ठीक, लेकिन इस केस के अंदर क्या है कि आपका जो सा ये कंडीशन जो हमने कहा था कि जरूरी है रेले के लिए कि वो ये होनी चाहिए, अब ये जो कंडीशन है वो इस केस में व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड में वो वायलेट करेगी। ठीक, तो उस केस के अंदर अब क्या होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम इंटेंसिटी से ही स्कैटर होंगे, इसीलिए जो आपको जो कलर है वो क्लाउड्स का क्या दिखेगा, वो व्हाइट दिखेगा। ठीक, होप यू अंडरस्टूड दिस कि आपका व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड क्यों है और ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों है, क्योंकि उसमें रेले स्कैटरिंग गवर्न कर रही है, क्योंकि साइज ऑफ द स्कैटर छोटा है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ। यहाँ जो साइज ऑफ द स्कैटर है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वेवलेंथ, इसीलिए यहाँ रेले की जो स्कैटरिंग है वो काम नहीं करेगी और वो जो आपका इंटेंसिटी और वेवलेंथ वाला किस्सा है वो यहाँ नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ जो आपका क्लाउड्स है वो सभी क्या है, एक ही सेम इंटेंसिटी, सेम एंगल ऑफ डेविएशन से वो क्या होंगे, स्कैटर होंगे, तो इसीलिए आपको जो क्लाउड्स है उनका कलर क्या दिखेगा, व्हाइट। नेक्स्ट आता है कि सन लुक रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अगेन जब आपका सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, इन दैट केस योर सन इज वेरी नियर टू द होरिजन, in that case the rays from the sun have travel a larger part to the atmosphere as a result of which आपको पता है कि रेड की जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ब्लू की कम है। अब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द ब्लू स्काई इज स्कैटर्ड अवे
Only red color, which is least scattered, entered our eye and appear to come from the sun. Hence, sun looks red both at the time of the sunrise and the sunset. It is also a simple phenomena of scattering. अब आपको पता है डेंजर सिग्नल्स जितने भी होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं. वही सेम जो हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि रेड कलर जिसकी वेवलेंथ है वो बहुत लॉन्गर वेवलेंथ होती है. ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा है, सॉरी शॉर्टर वेवलेंथ होती है उसकी. वेवलेंथ कम लार्ज होती है और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी. तो क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इंटेंसिटी कम होगी, तो इस वजह से जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी सॉरी कम होगी, उसकी स्कैटरिंग कम होगी और उसे लार्ज डिस्टेंस से भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. दैट इज़ वाई डेंजर सिग्नल्स आर मोस्टली मेड ऑफ रेड कलर, ताकि दूर से ही आपको पता लग जाए. और एक और जो चीज़ है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक, दैट इज़ रेनबो. रेनबो क्या है, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है. अब तक आपने देखा था कि जब व्हाइट लाइट आपकी प्रिज्म से पास कर रही थी डिस्पर्जन के केस में, वो एक बैंड ऑफ 7 कलर्स बन रहा था, है ना. तो हमने उसे स्पेक्ट्रम बोला था. लेकिन जो रेनबो है वो हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम है बाय सन्स लाइट इन नेचर. इट अकर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक कलर्स सर्कुलर डिस्क इन द स्काई व्हेन द सन शाइन्स और रेन ड्रॉप ड्यूरिंग और आफ्टर द शावर्स. ठीक, और इसेंशियल कंडीशन क्या है रेनबो के लिए, सबसे पहले तो आपकी रेन होना ज़रूरी है, सनी डे मतलब रेन होना ज़रूरी है, सनलाइट का होना भी ज़रूरी है. और अगर थर्ड वन इज़, अगर आप रेनबो ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपकी यू शुड स्टैंड इन द पोजीशन विद योर बैक टुवर्ड्स द सन. ठीक, तो उस केस के अंदर हम जनरली दो तरह के रेनबोज को ऑब्जर्व कर पाते हैं. एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो. अगर आप देखें तो इसमें जो फर्स्ट टू होती हैं आपकी, है ना, जो आपको ऑब्जर्व होती है वो प्राइमरी रेनबोज की लाइंस होती हैं. और जो सेकंड अपर पार्ट होता है, सेकंड टू आउटर बोज होते हैं, वो किसके होते हैं, सेकेंडरी रेनबोज के. और जो आपके प्राइमरी रेनबोज है या सेकेंडरी रेनबोज है, दे विल सबटेंड डिफरेंट एंगल ऑन द ह्यूमन ऑन योर आई. तो किस तरह, लेट मी टेल यू. सबसे पहले प्राइमरी रेनबो की अगर मैं बात करूं, जो इनर टू बोज होती हैं, इट इज़ ऑफ प्राइमरी रेनबो. और ये जो ब्राइटर ऑफ द टू होती हैं, एंड दे सबटेंड एन एंगल ऑफ 42 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक, it shows all the color of the solar spectrum with red color on outside, which is making an angle of 43 degree again on the eyes of the observer, and the violet color on the outside making an angle of 41 degree. Now the primary rainbow is formed by the rays which undergoes one internal reflection and two refraction, finally emerging from the water droplets. क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, सस्पेंडेड होती हैं. जो और रेनी डेज के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है. जो सनलाइट होती है जब इन वाटर ड्रॉपलेट से पास करती है तो इट अंडरगो रिफ्रैक्शन, इट अंडरगो स्कैटरिंग. तो उसके कारण जो आपका जो रेनबो फॉर्मेशन होती है. तो अब यहाँ देखा जाए कि प्राइमरी रेनबो की अगर हम लोग बात करें तो इट अंडरगोज वन इंटरनल रिफ्लेक्शन और टू रिफ्रैक्शन. फाइनली योर लाइट इज emerging फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स. तो उस केस के अंदर आपको क्या है, वो प्राइमरी जो रेनबो है वो ऑब्जर्व करने को मिलता है. इनर टू जो सी बोज होती हैं वो आपकी प्राइमरी रेनबो की होती है, और जो आउटर बोज होती हैं वो सेकेंडरी रेनबो की होती हैं. और इट इज़ नॉट एज ब्राइट एज द प्राइमरी वन. इट स्टैंड्स एन एंगल ऑफ 52.5 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. इट ऑल्सो शोज ऑल द कलर ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम बट इन द रिवर्स ऑर्डर. उसमें क्या था कि जो आपका रेड था वो आउटर एज में होता था, मेकिंग एन एंगल ऑफ 51 डिग्री. एंड जो इसमें उल्टा है, आपका जो रेड है वो इनर एज पे है और जो वॉयलेट है वो आपका आउटर एज पे है. और जो आपका सेकेंडरी रेनबो है, इट इज फॉर्म ड्यू टू टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड टू रिफ्रैक्शन. प्राइमरी के केस में क्या था, हमारे पास एक ही रिफ्लेक्शन हो रही थी और दो रिफ्रैक्शन हो रही थी. ठीक, यहाँ दो ही इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगी विद इन द ड्रॉपलेट्स एंड टू रिफ्रैक्शंस होंगी बिफोर योर लाइट इज finally emerging out of the water droplets. So this is the difference between. और finally जो आपको एक complete spectrum of rainbow देखने को मिलेगा, which is the combination of primary rainbow and that of the secondary rainbow. So this is all about the scattering of light. Hope you understood the concept well. So we are done with this third part, that is scattering. Hope you understood the concept well. Thank you so much.